नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि शुक्र के द्वारा केंद्राधिपति दोष किस प्रकार बनता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्राधिपति दोष में जब कोई शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी बनता है तब वो ग्रह शुभ ना होकर अशुभ हो जाता है। अब इसमें चूंकि बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह होता है, तो जो बृहस्पति के द्वारा केंद्राधिपति दोष बनेगा वो सबसे अधिक अशुभ बन जाएगा। उसके बाद शुक्र का नंबर आता है, तो शुक्र के द्वारा जो केंद्राधिपति दोष बनेगा वो अशुभ फल देगा। और उसके बाद बुध के द्वारा जो केंद्राधिपति दोष बनता है, और सबसे अंत में चंद्रमा के द्वारा जो केंद्राधिपति दोष बनेगा वो अशुभ होगा। तो आइए मित्रों, ये देखते हैं कि शुक्र के द्वारा केंद्राधिपति दोष किन लग्नों में बनेगा। अब शुक्र चूंकि मेष लग्न में मार्केश बन जाता है, यदि लग्न में मेष राशि है तो दूसरे भाव में वृष राशि पड़ेगी और सप्तम भाव में तुला राशि पड़ेगी, और वृष राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र बनेगा। अब चूंकि दूसरा भाव और जो सातवां भाव है वो मारक भाव होते हैं, दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी मार्केश बन जाते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में शुक्र मार्केश होता है, जो मार्केश होता है वो अशुभ फल देता है। अब इसके साथ ही यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव का स्वामी बन गया, केंद्र भाव का स्वामी बन गया। तो केंद्र भाव का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपति दोष भी उसमें हो जाएगा। अर्थात यदि कोई शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी बनता है तो वो शुभ ना होकर अशुभ फल देता है। अब इसका एक परिहार भी है कि यदि केंद्र के स्वामी के साथ वो ग्रह त्रिकोण का भी स्वामी बन जाता है तब वो ग्रह केंद्राधिपति दोष से नहीं ग्रसित होगा, बल्कि शुभ परिणाम देगा। या इसके साथ यदि वो केंद्र का स्वामी ग्रह त्रिकोण भाव में बैठा है तब भी वो शुभ फल देगा। तो इस प्रकार मेष लग्न की कुंडली में चूंकि सप्तम भाव का स्वामी बनता है शुक्र, तो केंद्राधिपति दोष से ग्रसित हो जाता है। और साथ ही शुक्र मेष लग्न की कुंडली में मार्केश भी बन जाता है। तो इस प्रकार मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो सर्वाधिक अशुभ ग्रह बन जाता है। अब जो वृष लग्न की कुंडली है उसमें चूंकि शुक्र लग्न का ही स्वामी है और लग्न चूंकि एक त्रिकोण भी है, तो यहाँ पर वृष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। इसके साथ ही जो कर्क लग्न की कुंडली है, तो कर्क लग्न की कुंडली में भी जो शुक्र है वो सर्वाधिक अशुभ ग्रह बन जाएगा, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र चूंकि चौथे भाव का स्वामी बन जाता है तो इसको केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। और इसके साथ ही जो शुक्र है वो एकादश भाव 11वें भाव का भी स्वामी बन जाता है। अब चूंकि 11वां भाव भी एक अशुभ भाव है, से आप जानते हैं कि तीसरे भाव के स्वामी, छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी ये अशुभ हो जाते हैं। तो शुक्र कर्क लग्न की कुंडली में एकादश भाव का भी स्वामी बनता है, तो इसलिए शुक्र यहाँ काफ़ी अशुभ हो जाएगा। इसके साथ ही सिंह लग्न की कुंडली यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर भी शुक्र जो है वो दशम भाव का स्वामी बन जाता है। दशम भाव का स्वामी बनेगा और साथ में तीसरे भाव का भी स्वामी बन जाता है, तो यहाँ पर भी शुक्र जो है वो अशुभ हो जाता है। तो इस प्रकार सिंह लग्न की कुंडली और कर्क लग्न की कुंडली दोनों में जो शुक्र है उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है और वो अशुभ ग्रह बन जाता है। अब तुला लग्न की यदि कुंडली लेते हैं तो उसमें भी शुक्र जो है वो लग्नेश बन जाता है, लग्न का स्वामी बन जाता है। और चूंकि जो पहला भाव है जो लग्न है वो त्रिकोण भी है, तो त्रिकोण का स्वामी होने के कारण तो तुला लग्न की कुंडली में शुक्र को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अब चूंकि शुक्र जो है यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी बन जाता है, सप्तम भाव में वृष राशि आ जाएगी और इसके साथ ही 12वें भाव का स्वामी बनता है। यहाँ पर जो उसका केंद्राधिपति दोष है वो थोड़ा कम हो जाएगा।
तो इस प्रकार दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली और वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो केंद्राधिपत दोष से पीड़ित हो जाएगा। अब यदि शुक्र इन लग्नों में यदि त्रिकोण भाव में बैठा तो वहाँ पर इसको केंद्राधिपत दोष नहीं लगेगा। अब इसमें यह भी कहा जाएगा कि मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है और उसमें शुक्र जो है वो चौथे भाव में ही बैठ जाता है, अर्थात तुला राशि में ही केंद्र का स्वामी होकर और केंद्र में ही बैठ जाता है, चौथे भाव में ही, तो यहाँ पर मालव्य नाम का योग बनाएगा शुक्र, लेकिन साथ में केंद्राधिपत दोष भी इसको लग जाता है। मालव्य योग जो है उसका फल काफ़ी शुभ होता है, वो राजयोग है। जो पंच महापुरुष योग हैं उनमें से एक योग है मालव्य योग। अब इसमें जो शुक्र है उच्च का होकर केंद्र में बैठ जाए या अपनी राशि का स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाए तो काफ़ी योग कारक हो जाता है। तो मालव्य योग का फल तो ऐसी कुंडली में जातक को मिलेगा, उसको यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी और उच्च पद भी मिलेगा, सारे सुख संपत्ति उसको मिलेगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो केंद्राधिपत दोष से पीड़ित हो गया तो वहाँ पर शुक्र का अशुभ फल भी मिलेगा। और ये अशुभ फल मिलेगा कहाँ पर? जब शुक्र की महादशा या अंतर्दशा आएगी तो उसमें यश, प्रसिद्धि, कीर्ति तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही शुक्र अपने कारकत्व में कमी करेगा। अब शुक्र के कारकत्व क्या हैं? जैसे दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख, पति पत्नी में आपस में प्रेम। तो शुक्र चूंकि मुख्यतः प्रेम का कारक है और दाम्पत्य सुख का कारक है, तो अपने कारकत्व में ये कमी करेगा जब शुक्र की महादशा या अंतर्दशा आएगी। अपनी महादशा अंतर्दशा में यश, प्रसिद्धि, कीर्ति तो देगा क्योंकि वो मालव्य योग बना रहा है, कारकत्व में कमी कर देगा। अर्थात यदि कोई रिलेशनशिप चल रही है तो वहाँ पर आपस में वैमनस्य हो जाएगा, और यदि जातक का विवाह हो गया है तो वहाँ पर आपस में वैवाहिक सुख में कमी हो जाएगी, दाम्पत्य सुख में कमी हो जाएगी। अब चूंकि पुरुषों की कुंडली में शुक्र जो है वो पत्नी का कारक है, और यदि केंद्राधिपत दोष लग गया शुक्र को तो यदि पुरुष की कुंडली है तो वहाँ पर पत्नी के सुख में कमी उसको हो जाएगी। अब पत्नी के सुख में कमी किस प्रकार हो सकती है? यदि सप्तम भाव अच्छी स्थिति में है कुंडली में, सप्तम भाव का स्वामी शुभ है या शुभ ग्रहों का भी प्रभाव है, तो जरूरी नहीं है कि आपस में प्रेम ना रहे। वैवाहिक सुख में कमी इस प्रकार भी हो सकती है कि पत्नी को कोई कष्ट हो जाए, पत्नी बीमार हो सकती है, तो इस प्रकार पत्नी रोगी हो जाए या पत्नी को कोई कष्ट हो जाए, उसको कोई बीमारी हो जाए, तो इस प्रकार के भी कष्ट शुक्र की दशा या अंतर्दशा में उस पुरुष को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि पुरुषों की कुंडली में जो शुक्र है वो स्त्री का कारक, पत्नी का कारक है। इसी प्रकार सिंह लग्न की कुंडली में भी शुक्र यदि दशम भाव में बैठता है तो वहाँ भी मालव्य योग बनाता है। तो इसका भी फल इसी प्रकार होगा कि यदि शुक्र की दशा अंतर्दशा आती है तो वहाँ दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है, किसी प्रकार से कोई उलझन उसमें पैदा हो सकती है, किसी प्रकार वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार जो केंद्राधिपत दोष बनता है शुक्र से, ये अशुभ फल देता है अपनी दशा अंतर्दशा में। अब इसमें ये देखना होगा कि जो शुक्र है वो किन भावों में बैठा हुआ है। यदि ये त्रिकोण भाव में बैठा है, ये त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठ जाता है तो वहाँ पर ये राजयोग बना देगा। क्योंकि यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठता है और साथ में केंद्र का भी खुद स्वामी है तो वहाँ पर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिलकर राजयोग बना देते हैं। या केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठ जाता है तो वहाँ भी राजयोग बना देगा, तो वहाँ भी ये शुभ हो जाएगा। तो इस प्रकार उसकी स्थिति देखनी है कि शुक्र कहाँ पर बैठा है। और शुक्र यदि अशुभ भाव में बैठा हो,
कि मान लीजिए छठे भाव में बैठ गया, अष्टम भाव में बैठ गया, तो वहाँ पर भी ये अशुभ फल प्रदाता हो जाएगा। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि शुक्र के द्वारा किन लग्नों में केंद्राधिपति दोष बनेगा और किन स्थितियों में केंद्राधिपति दोष नहीं बनेगा। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।